नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ बात करेंगे कक्षा 11 में व्यापारिक संगठन के दूसरा चैप्टर ही अभी चल रहा है। इसका आज भाग 2 में कराऊंगा। पहले टॉपिक में मैंने इसी दूसरे चैप्टर के अंतर्गत पहले टॉपिक में मानवीय क्रियाएं कराई थी। आज मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर व्यावसायिक क्रियाएँ। पहले मैंने मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण बताया था कि मानवीय क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। आज मैं बताऊंगा व्यावसायिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। हम जो व्यवसाय करते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, देखते हैं लोग कमाने के लिए जो कुछ करते हैं वो कितने प्रकार से कैसे करते हैं, क्या क्या उसका वर्गीकरण है, उसके बारे में आज हम बात यहाँ करने जा रहे हैं। तो व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत इन क्रियाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, उद्योग और वाणिज्य। मुख्य रूप से 2 बड़े भागों में इनके बांटा गया है, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग क्या होता है? उद्योग होता है कि जब किसी कच्चे माल को उपभोग हेतु या उपयोग हेतु या तैयार माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, निर्मित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो वो उद्योग कहलाता है। यानी जो किसी कच्चे माल को जो अभी उपयोग करने योग्य नहीं है, उसे तैयार माल में या उपभोग करने योग्य बनाने के लिए उसे परिवर्तन का रूप जो दिया जाता है, तो वो क्रियाएं औद्योगिक क्रियाएं कहलाती हैं, वो उद्योग कहलाता है। ठीक है। कच्चा माल जो किसी अभी काम का इतना नहीं है, उसमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके उसको और अधिक उपयोगी बना लिया जाता है, तो ये क्रियाएं उद्योग के अंतर्गत आती हैं। उद्योग को ही हम समझेंगे, वाणिज्य की अभी हम बात करेंगे। तो उद्योग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बहुत सारे उद्योग यहाँ होते हैं, लेकिन मैं आपको जो प्रमुख उद्योग हैं उन्हीं के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पर उद्योग के अंतर्गत निष्कर्षण उद्योग की। निष्कर्षण उद्योग क्या होता है? प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब हम उस प्रकृति द्वारा दिए गए जो पदार्थ हैं उनको उपभोग में लाते हैं, यानी उनको आगे ले जाते हैं, तो वो निष्कर्षण उद्योग में आते हैं। कैसे? जैसे ज़मीन के नीचे हमें पता है पेट्रोलियम पदार्थ हैं, लेकिन हम उसको नहीं निकालते, उसके लिए कंपनियां हैं। तो उन कंपनियों का क्या काम है? क्या ज़मीन से तेल निकालना। तो वो जो उनका उद्योग है वो निष्कर्षण उद्योग में आता है। यानी जो प्रकृति ने हमें दिया है, यदि हम कोई व्यक्ति उद्योग लगाकर उनको जनता के लिए लाता है, तो वो निष्कर्षण उद्योग में आता है। जैसे इसके अभी मैंने बताया, ज़मीन से तेल निकालना, खदानों से कोयला निकालना, ठीक है, बनों से जड़ी बूटियां लाना या बनों से लकड़ी काटना, ये हमें प्रकृति ने दिया है। तो ये जो हमें प्रकृति देती है उसको हम उपयोग में लाते हैं, जो हमें इसमें सहायता प्रदान करते हैं, वो निष्कर्षण उद्योग में आते हैं। दूसरा है जननिक उद्योग। जननिक उद्योग, जननिक का मतलब यहाँ किसी चीज़ को जन्म से देने से या उसकी पैदावार करने से है। जब हम अब जैसे इसमें निष्कर्षण उद्योग की बात करते हैं, इसमें मछली पकड़ना भी इसमें शामिल है। मछली पकड़ना, प्रकृति ने हमें मछली दी है, उसको लोग पकड़ना है, लेकिन मछली पालन करना और जो उससे अधिक पैदावार होगी वो जो आएगी वो जननिक उद्योग में आएगी। यानी कि किसी चीज़ की पैदावार करने के लिए जो उद्योग लगाया जाता है वो जननिक उद्योग होता है। जैसे कि मछली पालन है, मत्स्य पालन कहते हैं इसको, मुर्गी पालन है, ठीक है। तो ये जो है जननिक उद्योग में आते हैं, जहां हम इसको चीज़ों का उत्पादन करके बेचते हों, ठीक है। नेक्स्ट है रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग, रचना करना, यानी कि हम ये उद्योग ऐसा है कि जहाँ पर इस बनाया जाता है वहीं स्थापित रहता है, फिर आगे नहीं जाता। जैसे सड़क है, भवन निर्माण है, पुलों का निर्माण है, बांधों का निर्माण है, ये जिस जगह बनाया जाता है वहीं रहता है, इसको कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। जैसे भवन यदि यहाँ बनेगा तो वो यहीं रहेगा,
पुल यहाँ बनेगा तो वो यहाँ रहेगा, सड़क यहाँ बनी है तो यहीं रहेगी। यानी रचनात्मक उद्योग में जो हम बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस का काम है वो इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है निर्माणी उद्योग। निर्माणी उद्योग, निर्माणी उद्योग का वही अर्थ है जो उद्योग के अंतर्गत लगाया जाता है। इसमें कच्चे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ियों से फर्नीचर बनाना। ठीक है, तो ये किस में आता है? निर्माण उद्योग में ये चीज़ आता है। कच्चे माल को बड़ी बड़ी फैक्ट्री, ठीक है, कपास से कपड़े बनाना, ठीक है, ये चीज़ काय में आता है? निर्माण उद्योग में आता है। कूड़े कबाड़ आगे से कागज़ बनाना, ये सब इसमें ही शामिल किया जाता है। एक लास्ट महत्वपूर्ण और है संश्लेषणात्मक उद्योग। संश्लेषणात्मक उद्योग क्या होता है? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें बहुत अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं। जैसे कि वाहन है, वाहन में क्या क्या टायर्स अलग होते हैं, उसके इंजन्स अलग होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संश्लेषणात्मक उद्योग ये होता है कि जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक नया उत्पादन बन के तैयार कर दिया जाता है, वो संश्लेषणात्मक उद्योग के अंतर्गत आता है। वो फैक्ट्रियां, जो कंपनियां जैसे उसी चीज़ का निर्माण नहीं करती हैं, वो टायर्स कहीं और से लेंगी और चीज़ कहीं और से लेंगी, तो वो कई सारे कल पुर्जों को जोड़ के एक नया चीज़ बनाती हैं, नया उत्पादन बनाती हैं, वो संश्लेषणात्मक उद्योग में आता है। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ 5 उद्योगों को माना जाता है, वैसे अन्य भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाणिज्य की, जो कि कॉमर्स कहलाता है। वाणिज्य क्या है? वाणिज्य मैंने पहले भी बताया था, किसी वस्तु के निर्माण की प्रथम अवस्था, किसी वस्तु के निर्माण की प्रथम अवस्था से लेकर उसके उपभोग की अंतिम क्रिया की बीच की क्रियाएं वाणिज्य कहलाती हैं। वो सारा कार्य क्या कहलाएगा? वाणिज्य कहलाएगा। मान लीजिए मैं कुछ खाता हूं तो ये उसका अंतिम उपभोग है, लेकिन ये बनना कहाँ से चालू हुआ, कैसे बना, कहाँ बना, कैसे आया फैक्ट्री में, वो कैसे मार्केट में आया, कैसे मुझ तक आया, ये सारी क्रियाएं जो हैं बीच की वाणिज्य कहलाती हैं। अब वाणिज्य को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यापार और दूसरा है व्यापार के सहायक। व्यापार के सहायक, ठीक है। तो इसमें हम किसकी बात करेंगे? व्यापार के और व्यापार के सहायकों की बात करेंगे। व्यापार क्या है? किसी वस्तु के निरंतर एवं नियमित क्रय विक्रय को, जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, व्यापार कहलाता है। कोई वस्तु हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कहीं से खरीदते हैं और बेच देते हैं, लेकिन ये कार्य हमारा लाभ कमाने के उद्देश्य से हो, नियमित और निरंतर हो, तो ये क्या कहलाता है? व्यापार के अंतर्गत आता है। व्यापार भी विभिन्न प्रकार का होता है। तो व्यापार कितने प्रकार का होता है? व्यापार ये मुख्य रूप से व्यापार को 2 भागों में बांटा गया। पहला है देशी व्यापार। देशी व्यापार क्या? जो किसी देश की सीमाओं के भीतर रहता हो वो देशी व्यापार कहलाता है। जो अपने ही देश में होता हो वो देशी व्यापार कहलाता है। यानी जो हम भारत में रहते हैं, जो भारत के अंदर ही हो वो देशी व्यापार कहलाता है। ठीक है, यदि हम भारत की सीमाओं से बाहर चले जाएंगे वो विदेशी व्यापार कहलाएगा। यानी ठीक है, जो किसी देश की सीमाओं के भीतर ही विभिन्न राज्यों, विभिन्न शहरों, विभिन्न क्षेत्रों के बीच होता हो वो देशी व्यापार कहलाता है। तो अब देशी व्यापार कितने प्रकार का होता है तो इसको देखते हैं। इसको हम देखते हैं क्षेत्र की दृष्टि से। सबसे पहले हम क्षेत्र की दृष्टि से इसे देखेंगे। क्षेत्र की दृष्टि से यानी स्थानों की दृष्टि से। तो इसमें क्षेत्र की दृष्टि से अब हम देखते हैं, सबसे पहला आता है स्थानीय व्यापार। ठीक है, स्थानीय व्यापार लिख देते हैं पहले। दूसरा आता है राज्यीय व्यापार। तीसरा आता है
अंतर्राज्यीय व्यापार। ठीक है, हाथ के दूसरा भी लिख देते हैं, सबको एक साथ समझेंगे। फिर है मात्रा की दृष्टि से। मात्रा की दृष्टि से मतलब क्रय विक्रय की मात्रा की दृष्टि से। ये दो प्रकार का होता है, फुटकर व्यापार और दूसरा थोक व्यापार। पहले हम व्यापार के पहले भाग यानी देशी व्यापार की ही बात कर लेते हैं। देशी व्यापार के मैंने सारे रूप लिखे। देशी व्यापार जो देश की सीमाओं के भीतर होता है, इसे दो भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, क्षेत्र की दृष्टि से और मात्रा की दृष्टि से। क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से मतलब किसी स्थान विशेष से संबंधित है। जैसे सबसे पहले इसमें स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार जो इसका दायरा सीमित होता है, जो आसपास के क्षेत्रों में ही होता हो, वो स्थानीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, स्थानीय कहीं दूसरे शहर में ना जाना पड़े, उसी शहर में उसी सीमाओं के भीतर होता हो। ठीक है, वो इसका दायरा थोड़ा छोटा होता है, सीमित होता है, ये स्थानीय व्यापार की श्रेणी में आता है। राज्यीय व्यापार। राज्य व्यापार किसी एक राज्य के विभिन्न शहरों के बीच जो व्यापार होता है वो राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसे मुरादाबाद, मेरठ, मुरादाबाद से लखनऊ, ये सारे शहर कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के मध्य, ठीक है, विभिन्न जिलों के मध्य जो व्यापार होगा वो राज्यीय व्यापार होगा। और जब वो एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में पहुंच जाएगा तो वो कहलाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार का मतलब एक राज्य, एक ही देश का एक राज्य और दूसरे राज्यों के व्यापार बीच जो व्यापार होगा वो अंतर्राज्यीय व्यापार होगा। मात्रा की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से हम देखते हैं क्रय विक्रय की मात्रा, यानी वस्तुओं की जो खरीदने बेचने की मात्रा है वो, उसमें व्यापार को दो भागों में बांटा गया, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। फुटकर व्यापार रिटेल ट्रेड, जो हम अपने आसपास गली मोहल्लों में देखते हैं। छोटी फुटकर व्यापार का मतलब होता है जहां वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या है, खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं। ठीक है, आप कोई चीज़ लेने जाते हो बाजार से, थोड़ी बहुत ही तो लेने जाते हो, तो वो क्या है, फुटकर है। वो व्यापारी फुटकर व्यापारी है। वो व्यापारी क्या करता है, वो फुटकर व्यापारी कहते हैं, वो थोक व्यापारी से थोड़ी मात्रा में माल खरीद के लाता है और उसका छोटा छोटा यूनिटों में, इकाइयों में आपको बेचता है। ठीक है, फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी होल्ड, इसको कहते हैं होल्ड ट्रेड। होल्ड ट्रेड क्या होता है, जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो जिनसे माल खरीदते हैं वो कौन होते हैं, वो थोक व्यापारी होते हैं। वो कुछ बड़ी मात्रा में उस व्यापारी को माल बेचते हैं। ठीक है, तो ये देशी व्यापार के रूप थे। अब दूसरी बात करेंगे विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, अभी मैंने देशी व्यापार समझाया था तो उसमें मैंने विदेशी व्यापार भी बता दिया। जो देश की सीमाओं के भीतर हो वो देशी व्यापार हो, जो देश की सीमाओं से बाहर निकल जाए, यानी भारत से है, अगर आप बाहर चले जाते हो, किसी दूसरे देश से खरीदना बेचना करते हो तो वो विदेशी व्यापार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे भारत यदि अमेरिका से या श्रीलंका से या कहीं और किसी देश से व्यापार करता है तो वो विदेशी व्यापार की श्रेणी में आता है। ये तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले आयात व्यापार, याद के याद लिख देते हैं इनको। दूसरा है निर्यात व्यापार और तीसरा शायद आपने ना सुना हो, आपने आयात निर्यात ही सुना होगा। तीसरा व्यापार विदेशी व्यापार का स्वरूप हो रहा है पुनर्निर्यात। आयात व्यापार जब किसी दूसरे देश से माल मंगाया जाता हो, ठीक है, इंपोर्ट बोलते हैं इसको, किसी दूसरे देश से माल मंगाया जाता हो। जैसे हम भारत में रहते हैं, यदि हम किसी और देश से, अमेरिका से, रूस से, जापान से, फ्रांस से कुछ चीज़ मंगाते हैं तो वो क्या है, आयात व्यापार की श्रेणी में आता है। इसे इंपोर्ट बोलते हैं। दूसरा है निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार, यदि हमारे देश में किसी चीज़ की अधिकता है तो हम दूसरे देशों को बेचते हैं, दूसरे देश हमसे मंगाते हैं, हम उन्हें बेचते हैं, तो ये कहलाता है निर्यात व्यापार। तीसरा व्यापार है पुनर्निर्यात व्यापार। पुनर्निर्यात का मतलब क्या है, हम जो यहाँ आयात करते हैं वो अपने उपभोग के लिए करते हैं। यानी देश में यदि कभी संकट आता है, कुछ चीज़ों की कमी पड़ती है, तो हम उस कमी को, उस पूर्ति को पूरा करने के लिए दूसरे देश से माल मंगाते हैं, तो हम अपने यूज़ के लिए लगते हैं। पुनर्निर्यात व्यापार क्या होता है, हम दूसरे देशों से मंगाते तो हैं लेकिन अपने यूज़ के लिए, अपने उपभोग के लिए नहीं, किसी दूसरे देश में निर्यात करने के लिए। यानी आयात फिर
निर्यात, यानी निर्यात के लिए जब आयात करते हैं तो वो पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। इसमें हम उस वस्तु का उपभोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे व्यापार के स्वरूप। अब हम आएंगे व्यापार के सहायकों के बारे में कि व्यापार में कौन कौन सी चीजें सहायता प्रदान करती हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ कहीं फैक्ट्री में माल बन गया, सारे लोग उपभोक्ता वहीं खरीदने जा रहे हैं, बीच में क्या है, उसकी क्या सहायक है व्यापार करने के लिए, उस टॉपिक की हम यहाँ बात करेंगे। इसमें है पहला यातायात या परिवहन भी बोल सकते हैं, यातायात एवं संचार के साधन, परिवहन एवं संचार भी बोल सकते हैं इसको। यातायात एवं संचार के साधन, कोई वस्तु जब निर्यात होती है, बनती है, निर्यात नहीं बनती है, तो मान लीजिए गन्ना है, गन्ना कहीं मिल में बन रहा है तो क्या वहीं उग रहा है? नहीं ना, कहीं दूसरे क्षेत्रों में गन्ना उगता है, वो किसी साधन के द्वारा ट्रक से, जैसे भी जाना है, ट्रक से, ट्रैक्टर से, जैसे भी जाना है, पहुंचता है ना, इफेक्ट उसमें मिल में पहुंचता है। जब मिल में पहुंचता है उसकी चीनी बनती है, तो चीनी भी दूसरे साधनों से बाजार में आती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये यातायात के साधन के अंतर्गत आता है। यदि ये नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल होगा व्यापार कर पाना, क्योंकि फिर वस्तुएं ना कच्चा माल प्राप्त होगा, ना ही तैयार माल मार्केट में पहुंच पाएगा। ठीक है, ये यातायात के साधन। संचार के साधन, संचार का मतलब है कम्युनिकेशन, बहुत जरूरी है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रहा है, लेकिन मैं अगर फोन या कोई और दूसरे माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ, तो वो संचार के साधन भी आता है। संचार के साधन के अंतर्गत कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से कैसे कॉन्टेक्ट करता है, तो उसके अंतर्गत वो व्यापार में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, दूसरा है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, दूसरा है बैंक व वित्तीय संस्थाएं। बैंक व वित्तीय संस्थाएं, बैंक कभी कभी उद्योग के लिए ऋण की भी आवश्यकता पड़ती है, या और काम भी बैंक के माध्यम से ही होते हैं। बहुत सी चीज़ों का मतलब वस्तुओं का पैसा बैंक में ही आता है, तो बैंक के थ्रू हम जो क्या करते हैं, व्यापार थोड़ा उससे और आगे को बढ़ता है। ठीक है, यदि उद्योगों को या ठीक है ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी इन वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अपना धन प्राप्त करते हैं और ऋण प्राप्त करते हैं और उसमें उद्योग में लगाते हैं। तो ये बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी व्यापार में सहायता प्रदान करती हैं। बैंक वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त आया तीसरा बीमा। बीमा क्या है? बीमा हर व्यापार में रिस्क होता है, हर व्यापार में रिस्क होता है, तो उस रिस्क को पूर्ति करने के लिए, उस रिस्क से थोड़ी सुरक्षा लेने के लिए जो भी व्यापार है उसका बीमा भी कराया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गोदाम में माल रखा है, यदि नष्ट हो जाता है और यदि उसका बीमा नहीं है तो व्यापारी को पूरी की पूरी क्षति होगी। यदि बीमा है तो बीमा कंपनी उसको कुछ ना कुछ क्लेम देती है, तो ये भी व्यापार के सहायक में शामिल किया जाता है। मोस्ट से व्यापारी बीमा कराते हैं अपने व्यापार का अथवा माल का। ठीक है, बीमा के बाद आया भंडारण। ठीक है, भंडारण का मतलब यहाँ गोदाम से है, गोदाम जो होते हैं, ठीक है, गोदाम। भंडारण, जब माल बनता है तो उसके भंडारण की समस्या आती है, मतलब उसको इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े जो वस्तुएं हैं, जो माल निर्मित माल है, उसे कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए क्या है, भंडारण की है। ये भंडारण जो बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो अपने यहाँ भी रखती हैं, या कुछ ने यही व्यापार कर रखा है कि वो दूसरों के माल को अपने यहाँ सुरक्षित रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड स्टोर में वो मालिक जो होता है वो खुद आलू नहीं उगाता, आलू तो किसान ही उगाता है, लेकिन वो उस आलू को भंडार की सुविधा देता है, यानी अपने यहाँ गोदामों में रखता है। ठीक है, भंडारण के बाद लास्ट टॉपिक है विज्ञापन। जब निर्मित माल हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तो पब्लिक को कैसे पता चले, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस यूज़ का है। ठीक है, वो सारी चीज़ें किस चीज़ से आती हैं, विज्ञापन के द्वारा आती हैं। कोई वस्तु यदि मार्केट में आती है,
ठीक है, बाजार में आती है, तो हमें कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चलता है? विज्ञापन देख के ही पता चलता है ना। तो हम उस वस्तु को विज्ञापन देख के उसके थोड़ा करीब हो जाते हैं और फिर भी उसका व्यापार बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा, आज हमारा व्यावसायिक क्रियाओं का ये वर्गीकरण किया है, इसको मैं PDF फाइल में और चार्ट के रूप में आपको बना के दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।